friend, welcome to today's newspaper on Ansarkari, and we have to again understand and take up themes and concepts in such a way that they help you to not only score well in the mains but also to understand the whole nuances. आपको समझना होगा कि जो भी सब हमारे आसपास चल रहा है वो आप अपने और समाज के यानी व्यक्तिगत और ब्रॉड किसी अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ आप उसको देख कर आप उसकी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं तो आप मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन की सही दिशा की तरफ अग्रसर है और यही हमारी कोशिश भी है। और इसीलिए हमारे कोर्सेज और हमारे प्रोग्राम्स पूरी तरह से उस तरफ कमिटेड और तत्पर है। जैसे इंडिया कतर। अब इंडिया कतर टाइज सिर्फ ये नहीं दर्शाते कि वो एक कंट्री के तौर पर हम उसे देख रहे हैं, वो पूरा एक अपने आप में माइक्रोजोम है। कतर का जो इंटरनेशनल रुतबा है, इंडिया उसके साथ साथ पर्सनल जो इंडिया कतर रिलेशन है उसको भी ध्यान में रखता है। जैसे एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कतर से हम मैसिव अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस लेते हैं और इंडिया की वहां पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है, उससे रेमिटेंसेस आते हैं। लेकिन साथ साथ में कतर इंटरनेशनल स्टैंडिंग में जैसे इसराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी मीडिएट करता है। यानी इंडिया कतर बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया के इनडायरेक्ट जो इंडिया यूरोप है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूएस, उनके जो हमारे भाव हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगी। कीवर्ड क्या हुआ? बाइलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये आपको अलग से याद रखना होगा, अलग से समझना होगा। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यहाँ पर एक ऑफिस खोलेगी, ये अपने आप में बात है। यूपीआई जो इंडिया का एक सॉफ्ट पावर का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और बाकी पीपल टू पीपल एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। सो द क्वेश्चन इज दैट हमारी पार्टनरशिप के लिए आप क्या शब्द यूज करेंगे? इंडिया कतर पार्टनरशिप जब आप सोचते हैं तो क्या कीवर्ड आएगा आपके माइंड में? ये डिसाइड करेगा वेदर यू आर गोइंग टू स्कोर इन द मेंस एग्जाम और नॉट। कोई भी लिख देगा स्ट्रैटेजिक है, ये है, लेकिन क्या कीवर्ड आपके हिसाब से होना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप दे शेयर? क्या वो वाइब्रेंट है, क्या वो डायनेमिक है, क्या वो स्ट्रैटेजिक है, क्या वो उसके लिए आप कोई और वर्ड यूज करना चाहते हैं? इसीलिए इंडियन ओएमसीज और पीएसयूज और कतर जो कंपनीज हैं और जो स्टेट है उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। लेकिन इस मॉडल को सेम तौर पर क्या बाकी कंट्रीज के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है? ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे इंडिया एक यूनिक, एक पर्सनल, एक वार्म रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज से रखते हैं, कीपिंग इन माइंड द इंडियन इंटरेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ethics, constitutionalism, judiciary, and also in terms of understanding what are the core societal issues coming from the state or judiciary. तो states must consider must consider, लेकिन must consider ही है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये आप मुझे सोच कर बताइए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या नालसा का रोल है, क्या स्टेट अथॉरिटी का रोल है, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का माइंडसेट है, क्या बिहेवियरल वैसे चेंजेस हैं, क्या लोगों के पास दो पैसे हैं वकील कर सकें? आखिर सोसाइटी का क्या परसेप्शन है और क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है? रिमिशन जिन केसेस में एलिजिबल है उनमें रिमिशन होना चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे? क्या ये जुनून का, क्या ये पूरे एक तरीके से लग जाने का विषय नहीं है जिसमें आप पूरी जिंदगी खपा दें तब आपको शायद कुछ रिजल्ट मिले? तो स्टेट्स एंड यूटीज के पास पॉलिसी तो होनी ही चाहिए ताकि वो रिमिशन ग्रांट कर सके अंडर सेक्शन 43 और सेक्शन 473। लेकिन वो पॉलिसी बनने आप डंडा करके बनवा भी देंगे तो वो क्या अप्लाई कैसे हो पाएगी? क्या हमारे पास इतना पुलिस सिस्टम, क्या हमारे पास इतना जुडिशियल सिस्टम, क्या हमारे पास इतना लीगल फ्रेमवर्क है? इन बातों पर सोचते हुए आप इसको लिख सकते हैं। यस, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द थ्री वेज जिससे आप अपने आप को कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए या आप ऑफिस जाते हुए अपने आप को साइबर सिक्योरिटी से, साइबर सेफ्टी से अपने आप को आप बचाएंगे, मतलब आप बचाएंगे, साइबर सेफ्टी कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सो इट शुड बी वेरी क्विक।
कि क्यूआर कोड स्कैम्स हैं, या आपसे पूछा जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को डिजिटल लिटरेसी कैसे देंगे या साइबर से सेफ्टी की लिटरेसी आप कैसे देंगे, और आप सोचने में 1 मिनट लगा देते हैं, तो आप आउट ऑफ रेस हैं। क्यूआर कोड स्कैम से बचाएंगे, ओटीपी फ्रॉड से बचाएंगे, डिजिटल अरेस्ट से बचाएंगे, केवाईसी फ्रॉड से बचाएंगे, फ्रॉडलेंट ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से बचाएंगे, रैंसमवेयर फिशिंग से बचाएंगे, और फाइनेंशियल अवार्ड स्कीम से बचाएंगे। तो ये पता होने के बाद भी हमारे जो वो है उनसे फंसते हैं हम लोग, जैसे अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल का एसएमएस है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें सीखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट डाटा पॉलिसी डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर महीने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन रेट को रिलीज करता है। तो बहुत अच्छे से यहाँ बताया है, इस लेवल के ऊपर प्रीलिम्स का एग्जाम भी पहुंच चुका है, जहाँ पर डेफिनेशन आना सिर्फ काफी नहीं है, आपको उसके पीछे का प्रोसेस पता होना चाहिए। रिटेल प्राइसेस से तकरीबन 50,000 रिटेल शॉप से अराउंड 2500 मार्केट से आप डेटा लेते हैं सीपीआई के लिए। और सीपीआई क्या है? आइटम बास्केट एंड वेट्स आर बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी में उसका हमें झलक दिखती है और एक इंसाइट मिलता है रिटेल प्राइस का कंट्री में कैसे मूवमेंट है। सो देखिए, ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही एक प्रोसेस को पूरा बताया जा रहा है। इससे पता लगता है कि एग्जामिनेशन का स्टेटस और लेवल उठ चुका है, और हमें सतर्क, जागरूक और कमिटेड होना है, तभी आप पेपर की तरफ पहुंच सकते हैं। तंगम वाटर प्रिजनर्स तक पहुंचा, ठीक है, ये एक उनकी श्रद्धा है, एक भक्ति है। 90,000 से ज्यादा प्रिजनर्स के लिए जो है, उन्हें अगर उस रिचुअल में पार्टिसिपेट करना है, स्नान करना है, संगम वाटर वहां तक ले जाया गया और उनको दिया गया। तो आई थिंक इट्स अ गुड, होली एंड वेरी पॉजिटिव स्टेप, एंड इनोवेटिव ऑल्सो। यूसीसी के अगेंस्ट जो प्लेयर है उसके अंदर यदि बात की जाए, यू आर ब्रेजनली, वर्ड जो है ब्रेजनली, यानी आप जो है इतनी अकड़ और इतनी जो है, मतलब आपने इतनी हिम्मत की कि आप बिना शादी के भी अकेले रह रहे हैं। तो उसमें सीक्रेट क्या है? बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये सीक्रेट का जो पर्सपेक्टिव है, ये इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से है। और अगर ये बात मानी जाए जो पिटिशनर ने बोला कि यूसीसी प्रोविजन से गॉसिप है, हवाबाजी है, और किसी के बारे में जो बात है कि वो तो उसके साथ भाग गया, वो तो उसके साथ भाग गई, ऐसी बातें बढ़ जाएंगी। कोर्ट का कहना है कि अगर आप दोनों साथ रह रहे हैं तो नेबर जानते हैं, सोसाइटी जानते हैं, तो सीक्रेसी क्या है फिर उसमें? आप सीक्रेटली रह ही क्यों रहे हो? क्या आप किसी गुफा में रह रहे हैं? आप सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं? तो ये इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, यूएस वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से ये नहीं है। इसी दिशा में आपको सोचना होगा। For the first time, the process laid down in the new Act of Parliament was followed to appoint India's Chief Election Commissioner. अब यहाँ पर बैकग्राउंड दिया गया है कि उसका नेसेसिटी क्यों हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो अपॉइंट कैसे किया जाता था। उससे पहले तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, टू इलेक्शन कमिश्नर को इस दिशा में देखा जाता है, दे आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सी इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ही इज लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड others are like judges of Supreme Court. So no law of parliament existed इनके अपॉइंटमेंट के लिए। पार्लियामेंट ने अपॉइंटमेंट के लिए लॉ बनाया, एंड इट वाज डन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो सीईसीज हैं वो सीनियरिटी वाइज ऐसा होता रहा, हम कह सकते हैं। लेकिन जब कुछ अपॉइंटमेंट्स सरकार ने अपनी बुद्धि से, अपनी सुबुद्धि से, अपनी सोच से लिए, तो अब अगर एक साथ किए गए हैं तो उसमें सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी? इसीलिए जिसका नाम पहले अपीयर होगा नोटिफिकेशन में, उसको आप सीईसी मानेंगे, जिसका बाद में होगा वो मतलब दे विल बी सीन एज एन इलेक्शन कमिश्नर। इसीलिए जो पुराना सिस्टम था उसके हिसाब से, हाँ, आज की अगर हम बात करें तो ज्ञानेश कुमार जी सीईसी होते, लेकिन अब हमने डिफरेंट तरीके से उसको किया है। तो वो डिफरेंट क्या है? जो नया एक्ट आया, जिसकी हमने पहले भी बात की, उसकी कमेटी में कौन कौन है, यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन। प्लीज डू विजिट आवर प्रीवियस डिस्कशंस। और ये एक्ट क्या कुछ एलिजिबिलिटी भी सिग्निफाई करता है? तो सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं,
ये बात बिल्कुल सही है। और जिनको कुछ इलेक्शन मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज हो, या जो ऐसे कुछ माहौल में रहे हों, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट ऐसा कहते हैं। और ये दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जबकि इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। और टर्म ऑफ ऑफिस विल नॉट बी मोर देन 6 years इन एग्रीगेट एज द इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। टोटल जो है साल वो 6 ही हो सकते हैं। नाउ जब कोर्ट में पिटीशन गई, तो अभी उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी या फिर नॉन प्रॉफिट ग्रुप, जैसे नॉन प्रॉफिट ग्रुप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, उन्होंने इस बात को उठाया और इंडिविजुअल्स ने भी सपोर्ट किया, तो ये कोर्ट में पहुंचा। तो की कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो रेज किया कि पार्लियामेंट की क्या लीगल अथॉरिटी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर, इसके अलावा सीजेआई होंगे, जिसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो क्या वो मॉडिफाई को जजमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एन ऑर्डिनेंस? सो ये बात जो है वो अभी कोर्ट में, आप कह सकते हैं कि जस्टिस, जैसे अगर मैं पढ़ूं, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि consequences of the court's decision on the validity of the new act would apply even if the appointments were made in the interim। तो कॉन्सिक्वेंसेज यानी अभी तो होने हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। दैट्स व्हाट यू थिंक। एंड इफ यू आर एबल टू थिंक एंड डिस्कस, वी विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी। न्यू सीईसी कैन बिगन बाय बिकमिंग मोर वेलकमिंग ऑफ क्वेश्चंस, कैन बी मतलब री रिस्पॉन्डिंग टू इम्पार्शियल वॉइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ऐसा एक क्रिटिकल आर्टिकल का कहना है। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, opposition always claims that there is no fairness in the poll process. Alleged unreliability of the EVMs, delays in making turnout data public, और एक्यूजेशंस जो आई हैं कि आपने इलेक्टोरल रोल में इतने हटा दिए, इतने घटा दिए। लेकिन ये बातें कोर्ट में स्टैंड नहीं हुई, इम्प्रेशन है। और जो हारे हैं चुनाव को, तो उन्होंने इन चीजों पर डाला है, तो र्यूमर मॉन्गरिंग है एक तरीके से। अनफेयरली ब्लेम किया गया है इलेक्शन कमीशन को, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन अगर सी अगर इलेक्शन कमीशन भी सोचे क्या करा जा सकता है, फेथ को कैसे और बढ़ाते हुए डिस्टिंग्विश इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है, तो जेन्युइन कंसर्न्स जो हैं, वो चाहे इलेक्शन कैलेंडर की हो, चाहे फिर वो टिल्टिंग की हो, इन चीज़ों को आप और लेवल फील्ड कर सकते हैं, एंग्जाइटीज को और थोड़ा कम कर सकते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशंस थी 2019 में भी, 2019 में, 24 में, कहीं पर भी वो चीजें दोबारा से और ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड में जा सकती हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी नेता ने गलत बोला है, यदि प्राइम मिनिस्टर ने भी गलत बोला है, तो उनको नहीं बोला गया, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को लेटर भेजा गया। तो ये एक तरीके का डूबियस या डबल स्टैंडर्ड है। एप्रीहेंशंस को ओपन ट्रांसपेरेंट मैनर में इंगेज किया जाए। और बहुत अच्छा यहाँ पर एक टर्म है, मॉनिटोरियल इंस्टीट्यूशन। ये इवेजिव या कॉम्बेटिव नहीं दिखना चाहिए। So these are some of the very very uh, important suggestions। और इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अब यदि हम दूसरे पर्सपेक्टिव से यूसीसी की बात करें, तो यहां पर एक स्टेटमेंट है, यूसीसी रेगुलेशंस ऑन लिव इन रिलेशनशिप कैन एक्सपोज पीपल टू मेनी रिस्क्स। तो ये आया सोसाइटल पर्सपेक्टिव। सोसाइटल पर्सपेक्टिव को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे केसेस जो लाइमलाइट में आते हैं, जैसे श्रद्धा वॉकर का केस यहाँ पर एग्जांपल दिया है, लिव इन पार्टनर का, तो वो उसका एक तरीके से ऐसी स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है।
नॉन मैरिटियल जो रिलेशनशिप्स हैं कोहैबिटेशन की, नॉन मैरिटियल बिना शादीशुदा के दो लोग साथ रहते हैं, कोहैबिट करते हैं, वो इंडियन जुडिशरी, पॉलिसी मेकर, फिल्म्स, फेमिनिस्ट, लीगल जूरिस्ट, स्कॉलर सबने इसकी चर्चा की। तो वाइफ का डेफिनेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या होगा, मोरल जो एस्पेक्ट है उसका वो कहाँ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एक एक्टर हैं खुशबू, उन्होंने भी प्री मैरिटल या फिर आप कहिए कि प्री मैरिटल सेक्स या फिर उन बातों को उन्होंने पब्लिक में एम्पलीफाई किया, तो उसके भी अपने कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। सॉरी। तो ये डिबेट का और बहुत ही थिन लाइन का विषय है। जैसे कि डोमेस्टिक जो वायलेंस एक्ट है, वो इन चीजों के दायरे को देखता हुआ देखा जाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो नॉन मैरिटल रिलेशनशिप है या उसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, ये एक दूसरा विषय है। तो कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चंस उठ जाते हैं जब आप नॉन मैरिटल रिलेशंस की बात करते हैं, स्पेशली अगर आप बात करें LGBTQ एंड सो फोर्थ। तो ये सोसाइटल हुआ, जो सोसाइटी है, तो इसको आप हर धागे को तो उठा के आप नहीं कर पाएंगे। पैटर्न्स हैं इंडिया के पूरे सोशल फैब्रिक और फ्रेमवर्क में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई ऑलरेडी मैरिड मैन है और वो फिर दोबारा से आप कोहैबिट कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक सलाह देने की बात की गई है जो कि टू रेडिकल या टू एडवांस, वो देखा जाएगा कि आपका समाज और आपका सरकार और आपकी सोसाइटी क्या चाहती है, लोगों ने चुन के किनको भेजा, वो इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर वाइफ, मालिमत कमेटी ने बोला कि आप वाइफ की डेफिनेशन बढ़ा दीजिए टू इंक्लूड अ वुमन हु वाज लिविंग विद द मैन एज हिज वाइफ फॉर ए रीजनेबल लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज। यानी कि बहुत सारी वुमेन ऐसी रिलेशनशिप बन गई जो वाइफ के जैसी हैं, रिलेशन मैरिज के जैसी हैं, लेकिन हाँ हमारा लीगल जो सिस्टम है उन्होंने इसको रेजिस्ट किया, वो लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने नहीं माना। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो इस चीज़ को नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन दी है रिलेशनशिप्स इन द नेचर ऑफ मैरिज। यूसीसी जो है उत्तराखंड में उसी लॉजिक के ऊपर ऑपरेट करता है, रिस्ट्रिक्टेड लॉजिक पे ऑपरेट करता है। तो लेकिन वही बात है कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन ही समाज का बहुत बड़ा दायरा है, तब आपका जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। ट्रैपिंग्स नहीं है ये। और कन्वेंशनल मैरिज को अगर आप ट्रैपिंग्स के फॉर्म में देखते हैं तो इंस्टीट्यूशन को आप अंडरमाइन करते हुए उसको तोड़ने की बात करते हैं, तो फिर आप अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सोशल मोरेज एंड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सोशल फैब्रिक, फिर आप इस चीज की मत उम्मीद कीजिए कि आपको एकदम हर चीज आपको फ्रीडम और उस हिसाब से मिल जाएगी। सो दैट इज हाउ इट इज। सो डू दोज इन सच रिलेशनशिप नीड टू बी लीगली रेगुलेटेड, ये एक क्वेश्चन उन्होंने उठाया। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुड द लॉ ऑफर सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू दोज इन सच रिलेशनशिप और शुड इट मॉनिटर एंड पुलिस देम। व्हाट काइंड ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन शुड बी अटैच टू दोज इन द नॉन मैरिटल रिलेशनशिप, ये समाज लॉन्ग टर्म में डिसाइड करेगा। अभी का जो सिस्टम है वो अगर यदि सही है, मेजोरिटी उसके लिए अगर स्टैंड करती है, तो इन बातों का थियोरिटिकल मतलब रह जाता है, प्रैक्टिकल मतलब नहीं रह जाता। व्हाट अबाउट दोज हु कंटिन्यू टू रिमेन आउटसाइड द परव्यू ऑफ सच लॉ, व्हाट अबाउट दोज, so you will think only about those when everyone else has been counted। जो हमने पहले बात की कि अगर आप रेमिशन दे सकते हो तो पॉलिसी बनाइए, अभी तक जब रेमिशन जिसको मिल सकता है उसके लिए पॉलिसी ही नहीं बनी है, तो ये तो अपने सर पर कांटों का ताज रखने के जैसा है, ऐसा हम कहेंगे। पर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है, इसीलिए हमने इसको समझा। लाइफस्टाइल परचेजेस, ऑनलाइन गेमिंग एंड डाइनिंग आउट जो है वो टॉप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। तो क्या ये डेवलप कंट्री में जैसा होता है उसके साइन है, या ये साइन है मिडिल इनकम ट्रैप के। एनबीएफसीज, फिनटेक से लोन लेकर अगर आप कहाँ स्पेंड करते हैं, उसका एक दायरा दिया गया है। उसमें भी आप सोचिए कि क्या अर्बन है, रूरल है, फीमेल है, या कोई और एक सेटअप से आप इसको देख सकते हैं। यही इसका एक पर्सपेक्टिव है। यू हैव टू थिंक एंड गो बियॉन्ड योर ओन अंडरस्टैंडिंग।
हम कल भी हमने चर्चा की थी डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की, और हमने डिटेल में चर्चा की थी, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। लेकिन आप ये जान लीजिए कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर एक फेल स्टेट नहीं उठा सकता, इंडिया उसको उठा ही रहा है, तो यानी हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और ये एक अपने आप में प्रोग्रेसिव स्टेप। जब हमने स्वामित्व स्कीम की बात की थी, तो हम उससे आगे आ जाते हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि जो सर्वे ऑफ विलेजेस है, आबादी है, मैपिंग है, जो भी सब हो रहा है, वो आप ये देखिए कि अ, कैसे पूरे अर्बन प्लानिंग, अर्बन आई मीन टू से, कैसे प्लानिंग को और कैसे वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। क्या गांव से हमें नए शहरों की जरूरत है, क्या हमें उन्हीं को शहर बना देना चाहिए, या वो गांव रहकर भी शहर जैसे हैं? ये तीन एस्पेक्ट जो हैं, इनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी, और साथ में लिटरेसी एंड यू नो फीमेल्स का जो माइग्रेशन है और मेल का जो स्ट्रेस माइग्रेशन है, उसके पर्सपेक्टिव में आपको देखना होगा। आरबीआई शुड फोकस ऑन लिक्विडिटी एज रेट कट इज नॉट हेल्पिंग। तो ये एक व्यू पॉइंट है नीलकांत मिश्रा जी का फॉर द आरबीआई, सो दैट्स फाइन। बट हमारे लिए सोचना क्या है यहाँ पर, समझने वाली बात है कि कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज एग्जॉर्बिटेंटली हाई। इसीलिए हमें देखना होगा कि उसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। अगर लिक्विडिटी प्रेशर ईज होता है, तो रेगुलेटर्स जो हैं वो ओवर कॉशियस अप्रोच को थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। सो रिड्यूसिंग रेट्स विल नॉट हेल्प in will not help unless, I should say, unless liquidity conditions in the banking systems ease। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया, इन्होंने लिक्विडिटी पे पहले फोकस करने को बोला, ताकि जो है वो कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये एक तरीके से प्रिस्क्रिप्टिव पॉइंट है। इसके साथ आपको वही जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है, यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ विद द एरोज, कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के हिसाब से रूपी अगर गिर रहा है, अगर जियो स्ट्रैटेजिक कंडीशंस या ट्रम्प के टैरिफ वॉर के कारण चेंजेस हो रहे हैं, हमारे अपने डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज में, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट देखते हुए, पूरी सिचुएशन को देखते हुए, आप एक छोटा सा लाइफ स्टाइल परचेजेस, ऑनलाइन गेमिंग एंड डाइनिंग आउट, ये भी कितने पार्ट पर लागू होता है। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, ये कोई आइसोलेशन में देखने की बात नहीं है। अगेन, सेंटर्स फिस्कल प्रूडेंस, यानी स्टेट चाहता है, सरकार चाहती है समय के साथ एफिशिएंसी को बढ़ाए, खर्चे को कम करे, लेकिन रोके ना, सही जगह खर्च हो। बट शुड नॉट कंस्ट्रिक्ट स्टेट्स रिसोर्सेज एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी। तो कहाँ रोक रही है, ये है क्वेश्चन। जो फिजिकल मैनेजमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं या रेटिंग एजेंसीज हैं, वो गवर्नमेंट के फिजिकल एफर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल होगा गवर्नमेंट बोरोइंग्स के ऊपर, तो उससे चैलेंजेस आएंगे, और पब्लिक कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, वो उस पर असर भी होगा, और वो हो सकता है कि धीरे हो जाए। इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बात है, अगर हम कहें, तो वो कहते हैं कि जो फ्लोटिंग फंड्स हैं या फंड डाइवर्शंस हैं, जैसे स्पर्श मॉडल का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श मॉडल, उसके अंदर जो प्रोसीजर्स की बात है कि जो अनस्पेंट बैलेंसेस हैं, जो स्टेट ट्रेजरी के साथ है, स्टेट लेवल नोडल एजेंसीज के पास हैं, उनको पीनल इंटरेस्ट लगाया जाए वायलेशंस के। तो ये एक तरीके का कदम है। सेंटर को ट्रैक रखना पड़ेगा, बजट का, फंड्स का भी ट्रैक रखना पड़ेगा, लेकिन सेंटर को अगर ओवर सेंट्रलाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्या वो सही कर रहा है, ये है क्वेश्चन। क्योंकि 5 ईयर प्लान्स का अब कोई सिस्टम नहीं रहा, डिसमेंटलिंग हो चुकी है, नीति आयोग के अपने अपने पिलर्स हैं, उन पिलर्स के ऊपर काम हो रहा है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के 2.3.0 मुझे कहना चाहिए। तो अब जो ये सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, अगर उनके फंड को सरकार या तो वैसे ही छोड़ दे, या सरकार उसको पूरा ट्रैक करके छोड़े, यहाँ पर ये चर्चा का विषय है। क्योंकि स्टेट्स को जब 40% शेयर देना पड़ता है एलिजिबिलिटी के लिए सीएसएस फंड्स में,
तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। रीजनल डिस्पैरिटीज भी हैं, स्टेट के लेजिटिमेट अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज भी हो सकती हैं, सेंटर में वांट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू लोकल रियलिटीज। अगर उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे, देन द डिबेट इज कि क्या वो वाकई सही होगा। बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट जो है वो है कि व्हाट फाइनेंस कमीशन सेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर डिवोल्यूशन टू स्टेट्स टू एड्रेस द वर्टिकल, यानी स्टेट सेंटर के गैप को एड्रेस करना था, उसका क्या होगा। मैंडेटेड है 41% शेयर ऑफ डिविजिबल पूल फॉर स्टेट्स, उसको ऑनर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर समय के साथ वही कंप्रेस हो जाएगा, अगर वही आप थियोरेटिकली उसको ले लेंगे और उसके अंदर आप विजडम के एलिमेंट्स नहीं डालेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मैनी स्टेट्स कंप्लेन कि हमारे पास तो रिसीट ही नहीं है, हमारे पास तो करंट यू नो सीएसएस फंड्स का हमारे पास जो सेंटर को जो सपोर्ट करना चाहिए था, और जो वो तो हुआ ही नहीं। सो लेजिटिमेट पॉइंट्स की उठाने की बात है। लेकिन आपको ये देखना है कि तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल, चाहे एमजी नरेगा हो, चाहे मिड डे मील स्कीम हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान का यहाँ पर एग्जाम्पल है, या केरला हो, ये जो इम्प्रैक्टिकल टाइमलाइन वो बोल रहे हैं कि भाई 529 करोड़ जो कैपेक्स लोन दिया वायनाड लैंडस्लाइड डिजास्टर रिलीफ के बाद, उसको उस तरीके से कैसे किया जाए। तो फिजिकल प्रूडेंस पर हल्ला मचाना और जबरदस्ती कम टाइम में किसी चीज को स्ट्रक्चरल करना, यहाँ पर ये इश्यूज है। सो यू हैव टू थिंक दैट एज अ फ्यूचर ऑफिसर, और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वर्क कल्चर में यदि चेंज चाहिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में चेंज चाहिए, तो वो कैसे हो। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट हैपेंड एट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। आपके रिवीजन के लिए आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस कि क्यों आरबीआई ने एनआईसीबी के बोर्ड को सुपरसीड किया, आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए, और गवर्नमेंट एजेंसीज ने क्या रोल प्ले किया, गवर्नमेंट का क्या प्लान है डिपॉजिटर्स की हेल्प के लिए, व्हाट इज द रोल ऑफ डीआईसीजीसी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये सब पता होना चाहिए। प्लीज डू रीड एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। इंडिया का पहला लोकली मेड चिप इज अ बिग डील। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, फर्स्ट चिप फ्रॉम एन इंडियन फैब, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी चिप्स में जो हो रही है। और आप कह सकते हैं कि अपने आप में ये ना सिर्फ जॉब्स के लिए बल्कि इंपोर्ट को भी कट डाउन करेगा और इंडिया को ग्लोबल एआई लीडरशिप के पास लेके जाएगा। इसका एक एग्जांपल है, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड इन असम विल प्रोड्यूस 48 मिलियन चिप्स डेली। So Ashwini Vaishnav, Honorable Minister, he went on to reaffirm that first made in India chip will be rolled out this year. So that is what is a step in the positive direction. जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन ताइवान का जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है धुलेरा गुजरात में, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। पर्पस क्या सर्व होगा, पर्पस एज आई जस्ट सेड नॉट जस्ट जॉब्स बट एआई लीडरशिप एंड इस इंडिया का जो फर्स्ट एआई इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब है वो तकरीबन 50,000 वेफर्स पर मंथ, वो पावर मैनेजमेंट है, ड्राइवर्स है, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, और ऑटोमेटिव कंप्यूटिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, एआई, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। क्या इंडिया लेट हो गया? सो लेट नहीं है, पीएलआई स्कीम आई, सेटबैक्स हैं पहले के, और हमने अपने पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज करते हुए थ्योरेटिकल पुश किया। इंडिया का प्रोग्रेस अभी जैसे मैंने बात की, इंडिया की इतनी प्रोग्रेस हुई है जितना मैंने आपको बताया, और उसमें भी आप फैक्ट्स देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी मद्रास एंड सो इसरो एंड सो मेनी अदर एग्जांपल्स आर गिवन। और इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू इनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग, और उसमें से आप कुछ की वर्ड्स और फैक्ट निकाल सकते हैं। मोर पीपल आर स्टेइंग सिंगल। अब एक ही चर्चा में हम एक तरफ तो यूसीसी के लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा करते हैं, उसी में हम बोलते हैं भाई लोगों को रिमिशन भी दे दो, उसी में हम गंगा स्नान भी कराते हैं, उसी में हम चिप और सेमीकंडक्टर की बात भी हो रही है, उसी के अंदर आरबीआई की बात भी हो रही है। लेकिन उसी में अगर हम बात करें कि मोर पीपल आर स्टेइंग सिंगल, बट इज इट बैड फॉर द इकोनॉमी? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एक एक पॉइंट है यहाँ पर, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी अ, आपके जो बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो आपका, उसके लिए कंट्रीब्यूशन और फर्ज होना चाहिए,
हो सकता है वो एनवायरनमेंट भी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, लेकिन ये डायनेमिक है नेचर में। सो लिबर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो लिबर्टी किस बात की है कि वेदर आई वांट टू बी सिंगल और नॉट। अमेरिका में अगर एग्जांपल लें, एक लिबरेटेड सोसाइटी माने, तो पीपल लोग जैसे चाहते हैं, जैसे जीना चाहते हैं जिए, कोई जजमेंट नहीं, तो वहां ना चलेगा आपका लिव इन और यूसीसी। पर ये इंडिया है। इसका फैब्रिक, इसकी सोच, इसका कल्चर, इसके बहुत डेप्थ है। सदियों से जो स्कार्स हैं उनको भी हम ऊपर करते हुए आए हैं। सो राइज इन सिंगलनेस विच इज डिफरेंट फ्रॉम अनमैरिड लिवेंस, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आ रही। वाई? जो कॉस्ट है सिंगल रहने की, वो रिलेशनशिप यानी मैरिज की कॉस्ट से कम है, या वो डिफरेंट है? कॉस्ट इफेक्टिव देखा जा रहा है। क्या उसको स्टिग्मेटाइज ही देखा जाए? क्या उसे कंपल्शन की तरह देखा जाए? जब सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ आप बढ़ चुके हैं, एजुकेशन है, पेड जॉब्स हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। मैरिज सोशल और इकोनॉमिक एग्रीमेंट है वुमेन के लिए। उस समय तो वर्ल्ड रिस्की भी था, पहले सेफ्टी भी नहीं थी, वुमेन पढ़ भी नहीं पाती थी, जल्दी भी डेथ हो जाती थी, जॉब भी कम थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अब बात करते हैं कि पूरी तरह का चेंज आया, फ्रेंच वुमेन, यू नो, यहाँ पे एग्जांपल है कि दे एंडेड अप मैरिंग men they might not have otherwise considered, men out of their preferred age range, फॉरेन men, नॉर्मल टाइम्स में, नॉर्मल टाइम्स नहीं थे तो चीजें बदलती चली गई, तो यानी बैक एक सिचुएशन डिफरेंट थी। अब वुमेन सेटल नहीं होना चाहती, नो कंपल्शंस, बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, स्टिग्मा भी नहीं है, और उनको इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल इक्वालिटी भी चाहिए। मैरिंग समवन with equal status on all parts. So college educated women are still marrying for most part, even men without college degrees. तो इससे ये एक तरीके का सोशल पर्सपेक्टिव यहाँ दिखाया है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप सोचिए तो आपको समझ में आएगा। वुमेन के पास ज्यादा चॉइसेस हैं, ज्यादा समय तक वेट कर सकती हैं, बैड मैरिजेस से बचा जा सकता है, मोर एम्पावर्ड हो सकते हैं, जीवन में कुछ जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हो सकता है। लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी हैं, लेस मैरिज होंगी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ेगी, पुअरेस्ट के लिए और ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ज्यादा स्ट्रगल करेंगे सिंगल इनकम पर, ऐसी मैरिज में बाद में पड़ सकते हैं जिसको वो नहीं भी चाहते हैं, और फर्टिलिटी में डिक्लाइन भी होगा। आप अगेन इस मॉडल को इंडिया के मॉडल पे देख के सोचिए, फिर हम चर्चा करेंगे। बैंकिंग सिस्टम्स गोल्डी लॉक पीरियड, ये आ चुका है प्रीलिम्स में शब्द गोल्डी लॉक, यानी कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियोज खतरे में है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसीलिए जो शब्द है गोल्डी लॉक, यानी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इंडिया का, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, जियो स्ट्रेटेजिक, रशिया चाइना, यूक्रेन एंड जितना भी जो डेवलपमेंट्स है वो 5 साल में सब कुछ टेस्ट करेंगे, हिला देंगे। लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि आपका लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए और आप झेल भी जाओ। इंडिया को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, प्रोटेक्शनिज्म को रोकना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज जीडीपी का बढ़ाना होगा। ये सपना है, ये 2 दिन में नहीं होने वाला। इसीलिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जब आप बताओगे ढुलेरा में ये हो रहा है, आसाम में ये हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना परसेंटेज हो रहा है, तो आप जनरल स्टडीज इकोनॉमिक्स या फिर अदरवाइज पर्सपेक्टिव से आपकी पिक्चर जब तक क्लियर नहीं होगी, सपना पूरा नहीं होने वाला। तो सपना पूरा करने के लिए काम कीजिए, काम करने के साथ साथ विचार कीजिए, शेयर, लर्न, and have dedicated faith and confidence in your ability along with certain realistic check. See you soon. Thank you very much.